हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और आज का सेशन आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन, और ट्रेन के बारे में करने वाले हैं डिस्कशन और करेंगे उसकी थ्योरी कंप्लीट। साथ के साथ हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो काफी कुछ होने वाला है आज के सेशन में। सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे ये सभी तक पहुंच पाए जहां इनकी लोगों को आवश्यकता है। तो आवश्यकता के हिसाब से आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें डियर स्टूडेंट्स। 100 डेज का स्टडी प्लान चल रहा है और तगड़ी पढ़ाई चल रही है। काफी मेहनत आपके लिए भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं भी काफी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊं और सिलेक्शन के काफी करीब ले जाऊं और सिलेक्शन दिलवाकर संतुष्टि से आप नौकरी कर सको। तो सीबीटी 1 के साथ जो भी आप तैयारी करोगे वो सीबीटी 2 में भी काम आने वाली है। सो ढंग से पढ़ो यार, मतलब कह सकते हैं ना, खींच के पढ़ो, छोड़ना नहीं है अब इस बार। तो कमिटमेंट रखो, कंसिस्टेंसी रखो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, फिर सफलता को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, अपना सकते हो, वो सब आपकी होगी। 11 से 12 और 12:30 से 1 ये मेरी क्लासेस चलती हैं। ये मेरी जो दोनों क्लासेस हैं ये वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर चलती हैं, इसी चैनल पर, ठीक है। और 3 से 4 और 8 से 9 ये जो मेरी दोनों क्लासेस हैं ये मेरी अनअकैडमी पर चलती हैं। ये फ्री हैं सारी क्लासेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मैं आपको एडवांस मैथ कंप्लीट करा रहा हूं जो कि 3 बजे चलता है। 8 से 9 मैं एक कैच द मैथ सेशन ले रहा हूं। 12 हजार बच्चे इसमें देख रहे हैं। 11 से 12 ये चल ही रहा है। 12:30 से एक पीवाईक्यू चल रहा है, प्रॉफिट लॉस। आपको कंप्लीटली बता देता हूं कि अगर आप मेरे से डिटेल में मैथ पढ़ना चाहते हैं, कई विद्यार्थी जो अभी से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं और जिनको 2021 में सिलेक्शन लेना ही है, तो डिटेल मैथ के लिए मेरे बहुत सारे कोर्सेस नहीं है। मेरे सिर्फ 2 ही कोर्सेस हैं। एक तो सीएचएसएल को टारगेट करते हुए है और एक फाउंडेशन बैच, वो आपको सभी को टारगेट करते हुए है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन करें मेरे दोस्तों। आपको एसएससी सेक्शन में जाकर मेरे कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। खास बात क्या है कि एक ही फीस में आपको सभी कोर्स एक साथ मिलने वाले हैं और सभी विषय के मिलने वाले हैं। अच्छी बात है सब्सक्रिप्शन लेना। एसएससी एग्जाम में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या किसी भी अन्य एग्जाम में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एसएससी एग्जाम में मेरा चल रहा है, अन्य एग्जाम में भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जैसे कि मैंने एसएससी चूज किया मेरे फाउंडेशन के लिए और मेरा सीएचएसएल के लिए, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। आपको जब गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने को बोलेगा तो इसमें नीचे एजुकेटर्स दिखाएगा, आप एक बार रिव्यू करना। ऑल एजुकेटर की क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, मतलब अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तभी तो मैं कहता हूं आपसे कि 12 और 24 महीने का लेकर अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि सब कुछ है लेकिन ढूंढना आपको है। साहिल 10 कोड लगाकर जोड़ो जिससे कि मेरा कोर्स से आप कनेक्ट हो जाओ। सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी। प्राइस बढ़ने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। अनअकैडमी ने डेट भी रिवील कर दी है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। साहिल 10 कोड लगाकर अभी आप जोड़े, आपसे बहुत अच्छी से मैं ये कहना चाहता हूं कि कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। 31 दिसंबर से प्राइस हाइक होने वाली है, लेकिन ये बात छोड़ो, आप अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको सब कुछ यहां मिलेगा। क्विज, मॉक टेस्ट, कोर्स, बैच, सब कुछ, और सभी टॉप एजुकेटर एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ज्वाइन करने का आज ही, क्योंकि मेरा जो ये कोर्स है सीएचएसएल वाला, अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये शुरू हो चुका है। पहले दिन से ही मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको लास्ट में रोना ना पड़े कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा। ये सारी चीजें मैं अभी से ही शुरू कर रहा हूं। तो कृपया करके आप इस चीज को समझें कि आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो वेरी फर्स्ट डे से मेहनत करें, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा और तभी कोर्स कंप्लीट होगा। और यही फर्क होता है सिलेक्शन लेने वाले में और ना लेने वाले में। सिलेक्शन ना लेने वाला केवल एग्जाम के समय पढ़ता है और सिलेक्शन लेने वाला लगातार पढ़ता है, बस यही फर्क है। अगर मेरी बात से आप एग्री हैं तो बिल्कुल बता दीजिएगा। तो अभी से पढ़ो, और रात को 8 बजे कैच द मैथ होता है। ये डेली ले रहे हो ना डियर? क्या आप सभी इस सेशन को डेली ले रहे हो? बिल्कुल लेना है आपको ये सेशन। ये फ्री है सेशन, मैंने पहले ही बताया था, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अनअकैडमी पर ये सेशन होता है और इतना अद्भुत सेशन है। 12 हजार लोग देख रहे हैं और इस सेशन में जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से लेकर आ रहा हूं। जैसे कि आइसोलेटेड कैटेगरी में खोखले बेलन के क्वेश्चन आ रहे हैं, खोखले गोले के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने कल भी कराए थे आपको, ठीक है। जैसे कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी मैं करा रहा हूं यहां पर। तो एक बेस में पहले से ही तैयार कर दूंगा आप लोगों का, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं 8 बजे वाली में। तो 3 बजे ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, सेंटर्स के बारे में, और 8 बजे हमारा कैच द मैच चल रहा है।
लिंक नोटिफिकेशन, लिंक कमेंट में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना। लेकिन एक तरीका और है जो भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप डिफेंस के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी एक शानदार तोहफा लेकर आया था, लेकिन आप उस तोहफे को कबूल अच्छे से करें। सुबह 10 बजे डेली आए, और आप भी सब आ सकते हैं 10 बजे, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। मैंने लिंक डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। साहिल 10 आपको कोड लगाकर फ्री प्लान के लिए भी आपको जुड़ना है, जिसमें टेस्ट सीरीज, क्विजेज, कुछ भी अगर अनअकैडमी पर आप देते हो तो कोई भी आपसे कोड पूछे तो आप बेधड़क होकर साहिल 10 लगाकर घुस जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आपको मेरी स्पेशल क्लासेस एसएससी सेक्शन में मिलेंगी। स्पेशल क्लास में जाना, मेरा नाम सर्च कर लेना, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, ये मेरा नाम साहिल खंडेलवाल है वहां पर, और यहां पर स्पेशल क्लास में मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हो। कोई भी कोड पूछे साहिल 10 लगा देना, अनलॉक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन से पहले हम पढ़ते हैं ट्रेन की थ्योरी। तो आप सबसे पहले क्या कर दें, सबसे पहले हेडिंग डाल लें, आज हम ट्रेन को निपटाई देते हैं, फिर ट्रेन को निपटाने के बाद में चीजों को आसान बनाते हैं। और चलिए तो चलते हैं, ट्रेन की बातें करते हैं। ट्रेन चलती है छुक छुक छुक, ट्रेन चैप्टर खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ आइए, आज तो टेस्ट है, वाईफाई स्टडी पर भी टेस्ट है। अब हम बात करते हैं ट्रेन की। तो सर ट्रेन के बारे में ऐसा क्या पढ़ाओगे आप? भाई ट्रेन तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि 3 चीजों पर ही निर्भर करते हैं 3 चैप्टर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो कहने का मतलब तो बस यही है कि इन तीनों चीजों को अगर आप अच्छे से मैनिपुलेट करना सीख गए तो कोई चैप्टर आपको खराब ही नहीं लगेगा, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे लगेंगे। ट्रेन मतलब दूरी, डिस्टेंस बराबर दूरी, चाल इनटू समय। तो मैं बस आपको एक रिव्यू देने वाला हूं कि ट्रेन चैप्टर का थ्योरी कैसे बनता है। ये बहुत आसान चैप्टर है डियर, बस समझने वाली बात है कि अगर कोई ट्रेन चलती है तो ट्रेन पता है अपने आप में अपनी एक लेंथ रखती है, पता है ना आपको? भाई ट्रेन लंबी भी तो होती है खूब सारी। जी हाँ, तो सर आप सही कह रहे हो, ट्रेन की खुद की भी एक लेंथ होती है डियर। तो समझना मेरी बात, अगर ट्रेन किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है और वह किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी पोल को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रही है, या किसी प्रकाश स्तंभ को पार कर रही है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस होती है वो उसकी स्वयं लंबाई होती है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ट्रेन अगर इसको पार करेगी व्यक्ति को तो भी खुद की ही दूरी तय करेगी। डिस्टेंस वाले कॉलम में क्या आएगा? डिस्टेंस वाले कॉलम में वह खुद की ही दूरी तय करती है, क्योंकि इनमें से किसी की भी लंबाई नहीं मानी जाती, नगण्य मानी जाती है, ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये व्यक्ति है, ये कोई खंबा है या पोल है या कोई पेड़ है, अगर ट्रेन इनमें से किसी को भी पार करती है तो वह दूरी में खुद की ही तय करेगी। आगे बात करते हैं सर, अगर वह खुद की ही तय करेगी सर तो स्पीड में क्या होगा? स्पीड भी वह खुद की ही तय करेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज मैंने गतिमान बता रखी है क्या? अगर चाल की बात करूं तो कोई कुछ चाल आएगी क्या इनमें से किसी की भी? बोले नहीं है तो कोई बात नहीं है सर। और टाइम, बस हो गया काम। तो पहला केस आपका खत्म हो चुका है। कितनी अद्भुत बात है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो तुम लोग, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, सब करेंगे, वो सबको पता है। ये क्लास बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, आप रेगुलर हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी टेंशन है। आगे चलते हैं। अगर कोई ट्रेन है भैया, अगर ट्रेन है, ये ट्रेन किसी भी पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी गुफा को पार करे, या टनल को पार करे, तो क्या होता है कि ये भी चीज है। अगर हम बात करते हैं कि कोई ट्रेन हमारी चल रही है सर, और वह ट्रेन की खुद की लंबाई तो एल है ही, मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली लेंथ ऑफ ट्रेन, और इसकी लंबाई मैंने मान ली लेंथ एल मान ली, ठीक है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की तो स्पीड होगी ना डियर, ट्रेन की तो स्पीड होगी ना। मैंने इनमें से किसी भी चीज को गतिमान रखा है क्या? मैंने किसी भी चीज को मूव किया है क्या? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को मूव ही नहीं करता, मैं उनको मूविंग फ्रेम में नहीं लाता,
तो कोई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट वैलिड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सर स्पीड पे कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो चीज है जिसको ये ट्रेन पार कर रही है वह गतिमान ही नहीं है। क्योंकि जो सापेक्ष चाल का नियम होता है वह तभी एप्लीकेबल होता है जब दो आमने सामने या एक साथ गतिमान वस्तुएं एक ही फ्रेम में चल रही हों। ऐसा यहां पर कहीं नहीं दिख रहा। तो सिंपल सी बात है, दूरी में क्या होगा? दूरी हमेशा जुड़ती है। तो दूरी जो होगी वह ट्रेन की लंबाई अगर किसी पुल को पार कर रही है तो दोनों ही जुड़ जाती हैं सर। स्पीड में क्या होगा? स्पीड तो स्पीड ही रहेगी, स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा और टाइम टाइम होगा। तो यहां पर दूरी में बदलाव आता है क्योंकि स्पीड में कोई बदलाव बनता ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रेन अकेली ही है इस फ्रेम में चलने वाली। ठीक है, ट्रेन अकेली ही है, मूविंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई चल ही नहीं रहा है कोई भी उसमें से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा कंसेप्ट कवर हो गया ट्रेन का। आइए अब तीसरे कंसेप्ट पर चलते हैं। तगड़ी चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। इससे बेटर नोट्स नहीं बन सकते ट्रेन के, ध्यान रखना बस। लेकिन फिर भी आप जो शुरुआत में एक पॉइंट पढ़ाया था ना, वहां पर गलती करोगे, वो पॉइंट भी बता दूंगा। क्या बात है सर। आइए, अगर ट्रेन चल रही है भैया, अब ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन की स्पीड भी है, ठीक है, उस ट्रेन की लेंथ भी पता है मेरे को। मैंने उस ट्रेन की लेंथ मान ली LT, ठीक है सर, मान ली तो मान ली। अगर कोई व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति को ट्रेन पार कर दी है, मतलब ट्रेन, व्यक्ति ऐसे चल रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन, व्यक्ति ऐसे चल रहा है मेरे लिए। एक शर्त ये है, पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये है, अगर व्यक्ति ऐसे चल रहा हो। अब आप मुझे बताओ दूरी की जगह क्या होगा? पहली वाली, ये फर्स्ट कंडीशन में मान रहा हूं, ये दूसरी कंडीशन में मान रहा हूं। तो पहली कंडीशन में स्पीड, पहली कंडीशन में स्पीड क्या होगी? तो आप छोड़ ही दो, टाइम की टेंशन मत लो आप। तो अब आप मुझे बताइए, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि दूरी जो चीज होती है, दूरी तो वही है कि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही होती जिसकी खुद का कोई दूरी होती या खुद की कोई लेंथ होती। हेलो, हेलो, वॉइस प्रॉब्लम कर रहा है क्या? चीज को पार कर रही होती जिसकी खुद का कोई दूरी होती या खुद की कोई लेंथ होती। हेलो, 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 एक सेकंड। हेलो, आई थिंक अब ओके है। चलो, चलिए, तो क्या हम कह रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा, कि कोई ट्रेन है, वह अपनी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, ठीक है, कोई ट्रेन है, वह पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है और किसी व्यक्ति को पार कर रही है। सो व्यक्ति भी चल रहा है। अब हमारे सामने एक ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी कोई स्पीड नहीं, उसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां पर, ठीक है, यहां पर जो आपका ट्रेन चल रही है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया, उसका मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया, लेकिन उसकी कोई लेंथ नहीं एग्जिस्ट करती। अच्छी बात है, उसकी दो शर्त मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। चलिएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई दूरी क्या होगी? सर आप ही तो कह रहे हो कि जब सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसको ट्रेन पार करेगी उसकी कोई लेंथ ही नहीं है। अगर कोई लेंथ ही नहीं है सर, तो क्या कोई और दूरी आएगी क्या ट्रेन के सिवा? नहीं आएगी।
तो डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तो पहले वाले केस में स्पीड क्या होगी, आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो सर अब दो चीजें गतिमान हैं, यानी कि दो चीजें गतिमान हैं, ट्रेन भी गतिमान है और उसका दूसरा ऑब्जेक्ट जिसे वो पार कर रही है वह भी गतिमान है। लेकिन अगर वह दोनों चीजें गतिमान हैं तो हम यहां एक चीज कह सकते हैं, ठीक है, हम यहां कह सकते हैं कि एक ही दिशा में गतिमान है। अगर एक ही दिशा में गतिमान है मेरे दोस्तों तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। अगर घटेगी तो ट्रेन की ज्यादा है और उस व्यक्ति की कम है, ठीक है स्पीड। आगे हम बात करते हैं, दूसरे वाले केस में क्या होगा, जुड़ जाएगी। कारण आपको पता है, क्योंकि जब एक दूसरे की मतलब विपरीत दिशा में आ रहे होंगे तो आपका क्या होगा, यहां ऐड हो जाएगा और यहां घटेगा, और टाइम का टाइम रहने वाला है, आप उसकी टेंशन ना लें। मेरे दोस्तों आपको यह चीज क्लियर हो गई क्या? मैंने आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो नीट एंड क्लीन कंसेप्ट है, ट्रेन में आपको कोई तकलीफ ही नहीं आने वाली है। क्यों, कैसी रही? बढ़िया रही सर। अब लाइक करते रहिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, बाकी मैं देख लूंगा बाकी चीजें। अब सर इसके ऊपर एक कंसेप्ट भी बनता है ना? बिल्कुल बनता है, आइए उस कंसेप्ट को भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। यानी कि अगर ये ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन ने कहा कि बहुत हुआ सम्मान, अब हमें चाहिए एक और लेंथ जो गतिमान भी हो, चीजें भी हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ट्रेन S1 है जिसकी लेंथ आपकी L1 है, एक ट्रेन S2 है जिसकी लेंथ आपकी L2 है। तो अब आप बताइए क्या कहानी होगी? तो जब दो चीजें आ जाएं, दोनों ही चल रही हो, दोनों की लेंथ हो, तो कहानी आपके सामने स्पष्ट हो गई है मेरे विद्यार्थियों कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो गुरुजी आपने तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया काम कि लंबाइयां तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, साथ के साथ में अब रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी? अगर ये ट्रेन इसको पार करती है तो यानी कि ये ज्यादा होगी इससे, तो पार करवा देता हूं, ओवरटेक करवा देता हूं, तो रिलेटिव स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी और टाइम। तो अगर सेम डायरेक्शन चल रहा है तो S1 माइनस S2। मेरे दोस्तों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हां, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इस डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ये तो है सेम डायरेक्शन, अगर मैं इसी ट्रेन को इसी तरह से अगर बोलता हूं तो ध्यान रखना लेंथ कभी भी प्लस माइनस नहीं होती, लेंथ ऑलवेज प्लस ही होगी, माइनस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, क्योंकि कभी भी दूरी जो है शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगी, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे, ठीक है माय डियर। क्योंकि विस्थापन आपकी सदिश इकाई है और दूरी आपकी अदिश इकाई है ना, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। हाँ चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो यही रहने वाली है गुरुजी, परंतु अपितु किंतु यहां पर अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड जुड़ जाएगी, बस और कुछ नहीं याद रखना है। बहुत बढ़िया सर, ये भी आपने एक सॉलिड तरीका बताया। तो यहां आपका जो ट्रेन का बेसिक प्रिंसिपल है वो निपट गया। चलिए आइए अब चलते हैं आगे। अगर मैं आगे की चर्चा का विषय अपनाता हूं तो एक कंसेप्ट बनता है, एक सॉलिड कंसेप्ट पूछा जाता है आपसे, और वह कंसेप्ट आपको काफी परेशान करता है डियर। सर वो, हाँ कंसेप्ट तो सर परेशान करता ही है सर, ये नहीं पता कौन सा वाला। चलिए, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ मैंने मान ली L1 और इसकी स्पीड मैंने मान ली S1। सुनना मेरी बात, अब मजा आएगा आपको। अब क्या हो रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ मैंने मान ली L2, और भाई इसमें है ना एक व्यक्ति बैठा है, टिम का, ठीक है, और वो इस ट्रेन को देख रहा है।
ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है, वो इस ट्रेन को देख रहा है, और हालांकि इस ट्रेन को भी मैं चलाता हूं S2 स्पीड से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है डियर, आप क्यों कंफ्यूज होते हो, कारण क्या है कंफ्यूज होने का, उस कारण को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। ये ट्रेन इस ट्रेन को अगर पार कर रही है तो यहां बोला जाता है कि इस व्यक्ति को पार कर रही है, या फिर व्यक्ति देख रहा है कि ये ट्रेन उसे पार कर रही है। तो यहां जो डिस्टेंस ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, आप मुझे बताओ। तो ध्यान इस बात का रखना कि यहां रेफरेंस दो ट्रेनें नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। ये रेफरेंस लड़का है, और लड़के की कोई लेंथ होती है क्या, क्या लड़के की कोई लेंथ होती है क्या, कदापि नहीं होती सर, ऐसी क्या बात कर दी आपने। सो सिंपल केस होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अगर किसी ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है और कोई दूसरी ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही है, या व्यक्ति उस ट्रेन को पार करते हुए देख रहा है, तो जो ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, या यूं कहूं जिसमें व्यक्ति बैठा है, उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, केवल यहां डी आएगा जो L1 आएगा। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, L2 दिया नहीं होता क्योंकि उसका काम भी नहीं होता, लेकिन जो स्पीड होगी वो तो रिलेटिव आएगी, और टाइम जो लग रहा है वो लगता रहेगा। तो स्पीड क्या होगी, समान दिशा है S1 माइनस S2, क्योंकि वो ऊपर वाली तेज वाली ट्रेन है, तेज चल रही है ट्रेन है। तो तेज और स्लो याद मत रखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, तेज और स्लो याद करके बैठ जाते हैं, फिर वो पेपर में ढूंढते रहते हैं कि तेज, क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर बहुत सियाना आदमी है, वो तेज वाली की तो लेंथ कम देता है और स्लो वाली की लेंथ ज्यादा देता है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि यार लेंथ बड़ी वाला लेना है या छोटी वाला लेना है। तो कोई टेंशन ही मत लो, उस चीज को पुड़िया बना के बाहर फेंक दो। दिमाग में ये रखना है कि जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं लेनी है, और जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है उसकी लेंथ लेनी है, और रिलेटिव स्पीड लगेगी बढ़िया, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाकी आराम से मस्त रहो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हाँ। चलिए, क्लियर हो गया भाई साहब। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि कई बार क्वेश्चन आपको बोला जाएगा, देखो कुछ होशियार चंद क्या करते हैं कि एक ट्रेन चल रही है बढ़िया, उनको टेंशन ही नहीं है, ट्रेन चल रही है तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है इनको, ठीक है। इसकी स्पीड S है, उसकी स्पीड L1 है। एक क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि वह ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ L2 है उस पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो मान लीजिए व्यक्ति को पार करती है, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, और टाइम क्या होगा, बताओ। मैंने क्या बोला कि कोई ट्रेन है, जो ट्रेन चलती है ना छुक छुक, वह ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो यहां हम बात करेंगे, जो डिस्टेंस होगी सर वो L1 ही होगी। हाँ, कारण बताऊंगा, और स्पीड किसकी होगी, इसी की होगी, और टाइम भी यही लगेगा, है ना गजब की बात। क्योंकि कंडीशन आपको परेशान करती है हमेशा, प्लेटफॉर्म के ऊपर व्यक्ति खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार किसको किया जा रहा है, पार तो व्यक्ति को किया जा रहा है ना, तो तुम प्लेटफॉर्म की टेंशन क्यों ले रहे हो, पार तो व्यक्ति को किया जा रहा है, आपको टेंशन क्या है, ठीक है। हाँ, ट्रेन की लेंथ होगी, लेकिन आप क्या बौखला जाते हो, अरे यार प्लेटफॉर्म की भी दे रखी है, ये ऐसे कैसे दे देगा, डेटा तो काम आएगा। मतलब आपकी पूरी कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन का एक एक डेटा मैं यूज कर लूं, और अगर वो यूज नहीं हुआ ना तो तुम 15 मिनट तक यही अफसोस बनाते हो कि यार ये डेटा यूज क्यों नहीं हुआ। बड़ी टेंशन है भाई, ये तो यूज होना चाहिए था, फिर दिया ही क्यों है, ऐसे तो मैं उस पर केस कर दूंगा कि डेटा क्यों दे दिया भाई तुमने। तो वो सिर्फ क्या करता है,
आपको परेशान करता है और आप परेशान हो जाते हो, यही वाली बात है बस। चलिए, ट्रेन की यहाँ बातें अपनी खत्म होती हैं अक्सर, लेकिन अभी एक एक्सीडेंट भी बाकी है, तो कहो तो अभी करवा दे। चलिए, एक्सीडेंट बहुत आसान है, मतलब है ना, आपके लिए मैं सिंगल एक्सीडेंट ही कराऊंगा, डबल एक्सीडेंट आपके लेवल पे आता नहीं है। डबल एक्सीडेंट कैट वेट में आता है, ये मैंने फाउंडेशन में कराया है केवल, यहाँ नहीं कराऊंगा डबल एक्सीडेंट, क्योंकि डबल एक्सीडेंट आपके आता ही नहीं है, कैट में ही पूछा गया है ना अभी तक। आइए तो सिंगल एक्सीडेंट की बात करते हैं। आ जाइए, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इतना प्यारा कंसेप्ट है ना कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बाद क्या होता है, ट्रेन धीमी पड़ जाती है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो दुर्घटना होती है तो ट्रेन धीमी पड़ जाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धीमी पड़े चाहे तेज पड़े, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को समझते हैं, आइए करते हैं। चलिए, तो कुछ तगड़े क्वेश्चंस मैं आपको लूंगा, इस पे बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, है ना, एक्सीडेंट पर बेस्ड। तो काफी मजा आएगा आपको भी, जब आप सीखोगे, चीजें अच्छी होंगी तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, तो करवाते हैं एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े से, है ना। चलो भैया, कहाँ है एक्सीडेंट, चलो छोड़ो, अपने आप बना लेंगे हम, और इसी को टेंशन नहीं है। ये मेरा एक सोर्स पॉइंट है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। हैं? आप सोचोगे सर ने बहुत दूर बनाया डेस्टिनेशन, चलो, ये मेरा एक सोर्स पॉइंट है, ये मेरा सोर्स है, यहाँ से मैं ट्रेन चल रही है और वो हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुँचना है। चलिए, अब क्या होता है कि ट्रेन चलना शुरू करती है, ट्रेन चलना शुरू करती है और चलते 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 पता नहीं क्या होता है, एक कोई अपने में से ही आता है बंदा, चैन खींच देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चैन खींची लेकिन वो इंजन खराब हो गया, आवाज आती है बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि यहां पर अगर मैं बोल देता हूं तो यहां पर 50 किलोमीटर दूर ट्रेन चली अपने शोर से और 50 किलोमीटर दूर यहां पर रुक गई, ठीक है। ट्रेन चली यहां से 50 किलोमीटर दूर, क्या हुआ, रुक गई वो, और यहां वो क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। अब ट्रेन ड्राइवर भी परेशान, ट्रेन वो भी परेशान, क्योंकि उनको भाई डेस्टिनेशन पे जाना होता है, ट्रेन अगर खराब हो जाती है तो दिक्कत होती है, काफी लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गई भाई, 50 किलोमीटर दूर क्षतिग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड कितनी रह गई, 4/5। अब इस 4/5 स्पीड रहने का मतलब पहले ही समझ लो आप, यानी कि इसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से 4/5 रह गई। अब एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी स्पीड पहले वाली ओरिजिनल स्पीड से 4/5 ही रह गई। सामने ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब पहले ही बताओ कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। सर इसका मतलब यह है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड 5x होगी और एक्सीडेंट के बाद कितनी हो गई, 4x। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये चीज मैंने शुरुआत में ही आपको बता दी थी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने तो सब कुछ बताया था। तो हम ऐसे मान ले में कि भाई 4x है और 5x पहले थी, अब 4x हो गई, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया ना, तो इंजन में कुछ खराबी हुई, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और तब जाके ये पूरी कहानी घटित हो गई हमारे साथ में। लेकिन हम घबराए नहीं, लोको पायलट बिल्कुल नहीं घबराया, उसने कहा कि भाई लेट ही सही, लेट पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए भाई, तो वह ऐसे चलता गया, तो वह अपने डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट पहुंचा। कितना लेट पहुंचा, 40 मिनट लेट पहुंचा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बता दें आप, प्लीज मुझे एक बार बता दें। और आपकी ये क्लियर हो रही है क्या कि भाई 5x थी, एक्सीडेंट हो गया, यहां पर 4x रह गई, अब तो लेट होना ही है ना, अब तो लेट होगा ही मेरा दोस्त।
लेट तो हो ही गया बेचारा, अब क्या बचा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेट तो होएगा ही 40 मिनट। ये 40 मिनट कौन सा समय है, ये 40 मिनट वो है जो एक्चुअल टाइम पे पहुंच रहा था ना, वहां उसने दिया था अपॉइंटमेंट, बोले अब 40 मिनट लेट आऊंगा, ट्रेन का इंजन खराब हो गया भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू जो स्मार्ट लगने की बोल रहे हैं। आओ, मैं ये सोचता हूं या लोको पायलट ये सोचता है कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट थोड़ा और आगे हो जाता तो क्या हो जाता भाई, मतलब हो तो जाता लेकिन थोड़ा और आगे। तो हमने ये सोचा कि भाई ट्रेन का एक्सीडेंट अगर 120 किलोमीटर आगे हो जाता ना, मतलब अगर ट्रेन का एक्सीडेंट इस पहले वाले स्पॉट से 120 किलोमीटर आगे हो जाता ना, यहां हो जाता ना, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर केवल 10 मिनट ही लेट होते। वाह भाई वाह, क्या बात, समझो बात को। यानी कि वो लोको पायलट खुद सोच रहा है कि अगर अगर ये एक्सीडेंट जो घटित हुआ है 50 किलोमीटर दूर, अगर इस घटना स्थल से 120 किलोमीटर आगे होता, वो सोच रहा है, ये उसका क्या है, ये उसकी इमेजिनेशन है, यह उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन काम की है बहुत अपने। यह हालांकि उसकी इमेजिनेशन है कि अगर एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद होता तो मैं 10 मिनट ही लेट होता, यानी कि एक्सीडेंट तो होता फिर भी लेट ही पहुंचता एक्चुअल टाइम से, लेकिन 10 मिनट ही लेट होता, कहां मैं अब 40 मिनट हो रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रही है चीजें। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से समझाने वाला हूं, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है कि भाई पहले चला इंजन बढ़िया तरीके से, यहां पर 50 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो गया, उसने देखा कि यार मेरा एक्चुअल टाइम है उससे मैं 40 मिनट लेट हो रहा हूं यहां एक्सीडेंट होने पर। अब जैसे ही 120 किलोमीटर, जैसे ही उसने सोचा कि अगर 120 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो मैं केवल 10 मिनट ही लेट होता भाई। चलिए, हो गया काम। आइए बस अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी शानदार चीज बताऊंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। आप मुझे बताओ यार, टाइम का जो ये फर्क है, ये कितना फर्क है, ये टाइम का जो फर्क आया, ये कितना फर्क आया। तो आप कहोगे सर पहले 40 मिनट लेट हो रहे थे आप, अब 10 मिनट लेट हो रहे हो एक्चुअल टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपका जो टाइम डिफरेंस है वो तो सब 30 मिनट आ गया, ये तो हमें पता लग रहा है। मैं कहूंगा यार 30 मिनट क्यों आ गया होगा यार, ये 30 मिनट आया क्यों होगा, ये आपको बताता हूं। यहां पर आपके 3 जोन बन रहे हैं, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहां तक तो सब कुछ सेट था, लेकिन एक जोन आपका ये बन रहा है। ऐसा समझाऊंगा, जिंदगी में नहीं समझाऊंगा, प्लीज चुपचाप सामने देखना, फिर मत कहना ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक ये जोन बन रहा है, ठीक है, एक आपका ये जोन बन रहा है, और उसके बाद वाला। तो एक चीज मुझे बताना, बस आप लोग सब बस एक चीज बता देना, बाकी सब मैं समझा दूंगा आपको। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यार जो फर्क आया, अब इस जोन में स्पीड कितनी है पहले वाले के हिसाब से। सर पहले वाले के हिसाब से यहां पर 4x स्पीड है, यहां पर 5x स्पीड है, स्पीड की बात कर रहा हूं, और यहां पर फिर कितनी है, यहां पर भी 4x ही होगी, क्योंकि ये तो पूरा 4x ही है ना भाई। यहां 5x स्पीड है, यहां 4x स्पीड है, तो यहां भी तो 4x ही है, क्योंकि ये तो 4x ही चल रहा है ना उसके बाद। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तो 5x स्पीड है, अब नीचे वाले जोन में आ गया, यहां कितनी स्पीड है इस केस में, यहां 5x है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहां कितनी है, यहां फिर से 4x है, क्योंकि यहां फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर 4x हो गई। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके सामने 3 जोन हैं, तो ये 30 मिनट का अंतर कहां से पैदा हुआ, कौन से जोन से पैदा हुआ ये 30 मिनट का अंतर, बताओ कौन से जोन से ये 30 मिनट का अंतर पैदा हुआ है। कोई फास्ट नहीं होगा शंकर, कोई फास्ट नहीं होगा, क्यों करूं फास्ट भाई, समझ में नहीं आया चाहे भले से चमक चांदनी वाले बन रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर यहीं से तो हुआ, स्पीड यहां पे ही तो दिक्कत आ रही है स्पीड की, और डिस्टेंस ये आ रही है बस। तो यहां मैं कह सकता हूं क्या सर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा सर, आपने ही तो बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला कि दूरी बराबर दोनों की चालों का गुणनफल
टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस। मैंने कहा हाँ यार लगेगा ये तो, क्योंकि जो टाइम डिले आ रहा है 30 मिनट का वो इस जोन की वजह से आ रहा है और 120 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दूरी बराबर जो कि कितनी है 120 है, दोनों की चालों का गुणनफल 5x और 4x और दोनों की चालों का अंतर x और टाइम डिफरेंस आधा घंटा। 30 मिनट है ना तो आधे घंटे लिख दिया। x से x काट दिया, इससे काट दिया 2 बार। हमें 5x निकालना है क्योंकि 5x ही तो मेरी ओरिजिनल स्पीड है, तो मैं ओरिजिनल स्पीड निकाल के बैठ गया। 5x बराबर 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी ओरिजिनल स्पीड आ गई। आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? 5x की वैल्यू क्यों निकाली सर आपने? क्योंकि मैंने 5x को ही ओरिजिनल स्पीड माना है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी ओरिजिनल स्पीड आ गई और एक्सीडेंट के बाद मेरी स्पीड 48 हो जाएगी। लेकिन आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछेगा तो आपका आंसर आ गया 60। क्लियर हो गया माय डियर? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा लग रहा है क्या? नीट एंड क्लीन काम हो गया? हाँ चलिए, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। 60 आपकी स्पीड निकल कर आ चुकी है। बहुत खूबसूरत बात लग रही है मेरे को तो, ये इससे बेटर बात मुझे लगी नहीं रही कुछ। और ये क्यों आई, कारण आपको पता है अब। चलिए, अब सर डिस्टेंस निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस, भाई स्पीड तो निकाल लिया आपने, अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे बताओ? अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो एक शानदार तरीका बताऊंगा, आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा देखिए, एक शानदार तरीका। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 30 मिनट लेट होने की वजह से 120 किलोमीटर का ही तो आ रहा है, यानी कि मैं कहता हूं कि 30 मिनट की वजह से ही तो मेरा 120 किलोमीटर का झोल आ रहा है। यानी कि अगर जो 40 मिनट अगर लेट का निकाल दूं तो यहां से दूरी पता लग जाएगी कितनी है। तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 1 मिनट का हो जाएगा 4 किलोमीटर और 40 का कितना हो जाएगा 40 मिनट लेट की वजह से? 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर तो ये पूरी हो गई यहां से यहां तक की, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। 160 ये रही, 50 ये रही, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 तो शुरुआत में एक्सीडेंट हुआ था और 160 टाइम डिले वाली, तो टोटल 210 आ गए। ठीक है, चलिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, लाइक जरूर कर दीजिए डियर, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 1/2 कैसे आया पूछ रहे हैं? टाइम डिले है ना, 30 मिनट को 1/2 घंटा ही कहते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, चलिए, और लाइक जरूर करें गाइस, जितने भी विद्यार्थी मेरे देख रहे हैं, अगर वाकई में आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, तगड़ा सीखा है, तो लाइक अवश्य करते रहें। ये मैं देख रहा हूं कि नहीं कर रहे हो आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। पहला क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या आंसर होगा इसका? आइए क्या आंसर आने वाला है जरा देखिए। तो बोला गया है कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2x का मान बताइए। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों कि इसका आंसर कैसे निकालोगे और क्या आपके पास सॉलिड तरीका है? क्या मेरे पास है। आप मुझे बताइए कि अगर सिपाही, अगर आपका पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ेगा, किसी चोर को पकड़ेगा, तो ये बताओ क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो पुलिस वाला है, जो चोर द्वारा यहां से भागने पर तय की गई दूरी होगी यहां तक, और पुलिस वाले द्वारा यहां से यहां तक की तय की गई दूरी होगी, बराबर होगी क्या? बोलो भाई, चोर ने भी तो यहां से यहां तक भागा है, तो यहीं तो पकड़ रहे हो। चलो सर, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। आइए हम आपको समझाते हैं कि भाई दूरी तो बराबर ही होनी है सर। तो चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी गति से मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया।
पीछा शुरू कर दिया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। आप एक चीज मुझे बताएं, चोर का ट्रेवलिंग टाइम कितना है? चोर का ट्रेवलिंग टाइम, बस एक चीज मुझे बता दें आप कि चोर चला कितने घंटे। आपको अगर ये पता हो तो बता दो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुलिस कितना ट्रेवल किया, पुलिस का ट्रेवलिंग टाइम, दोनों चीजें बता दें आप एक बार। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी ना, तो आपको ये क्वेश्चन कठिन नहीं लगेंगे कभी भी। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। तो क्या हम कह सकते हैं सर चोर तो 10 घंटे चला है और जो हमारा सिपाही है वह 4 घंटे चला है? बोलो। पुलिस 4 घंटे ही चली है क्योंकि 4 घंटे में धर पकड़ लिया ना उसको, और 6 घंटे पहले भाग चुका है चोर। चलो भाई, ये अच्छी बात है। सिपाही द्वारा 90 की रफ्तार से 4 घंटे में तय की गई दूरी चोर की x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 घंटे में तय की गई दूरी बराबर है। क्योंकि पकड़ा तभी तो गया कि जब चोर जितना भाग गया होगा पुलिस ने दत्त पकड़ लिया। यानी कि आपसे 10 से कट गया 9 चौके 36, यानी कि आपकी x की वैल्यू तो 36 आ गई सर, 2x की वैल्यू 72 आ गई। टाइम भले ही लगता है लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो जो मुस्कान आती है ना चेहरे पर वो अलग ही होती है। तो इसका आंसर 72 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 2x का मान पूछा है, तो इसका आंसर 72 होगा। क्वेश्चन का गलत है ना? हाँ ठीक है, तो इसका आंसर 72 होगा। शायद ऑप्शन गलत है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, हाँ 72 है। अगर इसको मैं 18, 72 ही होगा ना? हाँ, किलोमीटर पर आवर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। चलो, हो सकते हैं कहीं से और हो गया होगा ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक चोर एक पुलिस वाले से 500 मीटर आगे है। एक चोर पुलिस वाले से 500 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। चोर भागता है और पुलिस वाला पीछा करता है। चोर की चाल 8 है, पुलिस वाले की 9 है। तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय की। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, पहले मीटिंग टाइम निकालो। तो दोनों के बीच में 500 मीटर है, हाँ, और रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, जैसे ही पुलिस चोर का पीछा करेगी तो ये 8 और वो 9, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। तो जैसे ही आप बदलोगे तो कितना आ रहा है, 1800 सेकंड। चलो भैया 1800 सेकंड, तो 1800 सेकंड में आप जानते हैं आधा घंटा लग गया एक तरीके से। तो आधे घंटे में चोर कितना भाग जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ही तो आएगा भाई, सिंपल सी बात है। 1800 सेकंड का मतलब कितना होता है, आधा घंटा, और आधे घंटे का मतलब 4 किलोमीटर भाग लेगा चोर पकड़े जाने से पहले। चोर का पूछा गया, चोर का, तो चोर पुलिस वाले के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया है। तो यहां हम कह सकते हैं 1800 सेकंड का मतलब होता है आधा घंटा। कैसे निकाला सर, 1800 सेकंड को 3600 सेकंड से भाग दे दिया, यानी कि आधे घंटे में पकड़ रहा है। तो 8 की रफ्तार से चोर भागा ना, तो 4 किलोमीटर भागेगा आधे घंटे में। ठीक है, तो 4.5 नहीं होगा, 4 आपका राइट आंसर होगा डियर। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाला करेगा 4.5, तो पुलिस वाला तय करेगा 4.5, तो चोर कितना भागा, 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा भाई, करके देखें एक बार, कोशिश करें। और भाई देखो, रात को 8 बजे वाला सेशन जरूर लिया करो, और 3 बजे मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं महाराज, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो और अपने आप को कृत कर लो, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यहां पर कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। पूरे यूट्यूब पर ये मैं बता रहा हूं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ये आप ध्यान रखिए। चलिए, 500 मीटर ऐड नहीं होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो तो फिर पुलिस वाला है ना। देखो, एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति एक
4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी होगी बताओ। तो कहने का मतलब क्या है कि एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति चलना शुरू करते हैं, कहीं आना है, यहां पर आना होगा, मान लो स्थान निश्चित है, एक 4.5 से चल रहा है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, और पहले वाला व्यक्ति दूसरे से 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। आप मुझे बताओ क्या होगा। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। और भाई सबसे लाइक ही नहीं हो रहा, पर ये बात है बस, बाकी कोई दुख नहीं है मेरे को। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से यार, कि जब दूरी बराबर है, मान लो कि भाई एक निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, दो व्यक्ति जा रहे हैं, आमने सामने से नहीं आ रहे, कोई कहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो दूरी तो बराबर ही होगी। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गई माय डियर, तो एक बात मैं कहता हूं आपसे कि स्पीड का रेशो क्या होगा। 4.5 है, एक की 3 है, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 15 या 45 और 15 दूनी 30। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो 2 और 3। तो यहां एक चीज बोली गई है कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो यहां जो 1 घंटा पहले लग रहा है वो 1 के बराबर है, यानी कि यहां 2 घंटे लग रहे हैं और यहां 3 घंटे लग रहे हैं। दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होगी, 2 घंटे में 4.5 की रफ्तार से दूरी आएगी 9 किलोमीटर, या फिर आप यहां से भी देख सकते हो कि 3 घंटे में 3 की रफ्तार से भी 9 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 9 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है भाई। कोई दिक्कत आई क्या आपको, कोई समस्या आई क्या, ये बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही सर, चलने दीजिए। एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और लग रहा है कि भाई वह 1 घंटे पहले क्यों पहुंच रहा है, और 1 घंटे पहले पहुंच के अगर वो पहुंच जाता है तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर सकता था, 1.5 किलोमीटर ज्यादा कर सकता था ना, तो बात वही पड़ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताएं। पंकज 60 किलोमीटर की दूरी को अपनी साइकिल से तय करना चाहता है। वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, प्रत्येक 20 किलोमीटर के बाद 30 मिनट इस विश्राम करता है, तो वह सारी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। शानदार क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 60 किलोमीटर को तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तो हमारा एग्जैक्ट टाइम हो गया, यानी कि ये टाइम तो कोई हिला ही नहीं सकता अगर वो कहीं रुक नहीं रहा है तो। लेकिन वो रुक रहा है, प्रत्येक 20 किलोमीटर के बाद रुक रहा है 30 मिनट के लिए। आप मुझे बताओ कितनी बार रुकेगा। विद्यार्थी को समझाना चाहता हूं कि यहां गलती करेगा वो। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि वो 3 बार रुकेगा, क्यों, कारण है ना। अरे यार 20 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, आप कह रहे हो सर 60 किलोमीटर तय करेगा। देखो एक बार समझा रहा हूं, पहली बार बस 20 किलोमीटर के बाद रुक गया, 20 हो गई तय, फिर अगले 20 किलोमीटर के बाद रुक गया, ठीक है। आप कहोगे सर यहां 60 किलोमीटर पूरा हो गया। देखो भाई, अगर जब दूरी पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद सो जा, नहा ले, रुक ले, यही रह जा, या कुछ भी कर जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यार केवल और केवल जो काउंटिंग स्टॉपेज होंगे ना ट्रेवलिंग टाइम में, ओनली 2 काउंटिंग स्टॉपेज होंगे। ये तभी संभव है जब लास्ट डेस्टिनेशन पर आपकी दूरी पूरी हो रही हो और रुक भी रहा हो उसी हिसाब से, तभी होता है जब एक कम लिया जाता है। अगर बीच में होता तो नहीं लेते, जैसे कि 70 होता तो 3 बार ही लेता मैं। क्लियर है। तो केवल वो 2 टाइम ही रुकेगा, और 2 टाइम का 30-30 मिनट रुक रहा है, तो 1 घंटे और लग जाएगा, यानी कि 4 घंटे आपका टोटल टाइम होगा। ठीक है, 4 घंटे होगा। अगला, मैं तो बस सिकंदर बना दूंगा तुम्हें, बस पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो सर, और लाइक करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़िया। और 8 बजे वाली क्लास लो, 3 बजे वाली क्लास लो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एडवांस मैथ भी कवर हो रही है वहां पर, है ना। अभी तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं वहां पर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर वेन डायग्राम। क्या मस्त कॉम्बिनेशन चल रहा है यार। और 8 बजे वाली क्लास में तो सबका रिवीजन चल ही रहा है, सारी चीजें लूंगा उसमें। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक बस जयपुर से सीकर
50 किलोमीटर की चाल से जाती है। एक दूसरी बस उसी समय जयपुर से सीकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पहली बस सीकर पहुंचने से दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जयपुर से सीकर के बीच की दूरी, वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सिंपल सी बात है, पहली बस है ना सीकर पहुंचने से दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है। ये बताओ वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेती? भाई 1 घंटा कम समय ले रही है, यानी कि 50 का ही अंतर है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1 घंटे का ही तो फर्क आया, यानी कि 50 किलोमीटर का ही तो फर्क आया है भाई। उसका 1 घंटे का ही तो फर्क आया है, वह 1 घंटे पहले पहुंच जा रही है। या आप इससे ना करना चाहो तो आपको एक तरीका और बता देता हूं कि भाई स्पीड का रेशो ले लो 50 और 40, 5:4। टाइम का रेशो कितना आ रहा है? 4:5। इससे कर लो, आपकी ज्यादा इच्छा लग जाएगी। यहाँ 1 रेशो बराबर 1 घंटा, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 घंटे। तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 की रफ्तार से 200। 200 विल बी योर राइट आंसर। हो गया भाई, अच्छे से क्लियर है। अगला स्टैटिस्टिक्स बोल तो दिया, सही है, और क्या है। करत करत अभ्यास की जड़मती हूं सुजान, अब सब कुछ हो जाता है भाई। एक व्यक्ति 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़ा हुआ है। यदि वह 6 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करे तो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे? वह क्रमशः 6, एक की स्पीड दे रखी है क्या रेस्पेक्टिवली? दोनों की स्पीड सेम है? हाँ चलिए, कमॉन 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 बताइए, क्या दोनों की स्पीड सेम है क्या? एक बार देखते हैं। हाँ दोनों की स्पीड सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1500 मीटर लंबे पुल को विपरीत दिशा में खड़े हैं और वह 6 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर अगर आएंगे तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? 6 और 6 12 मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए, तो 1500 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? 12 का भाग दे दें, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मिनट में। कितना निकल कर आ रहा है? क्या कर रहे हो तुम? हाँ 12 एकम 12 बचे 3 और बचे 3, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 125 मिनट। भाई लाइक वाइक करते रहो ना, वो क्यों रुक रहा है? 9,000 10,000 बच्चे देख रहे हैं और मतलब अभी 3500 लोग हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं किया। क्या बात है यार। आइए अगला अगला क्वेश्चन, कम ऑन, इसका आंसर दीजिए। आप दे सकते हैं क्या? दे सकते हो क्या आप? देखते हैं दे पाते हो क्या नहीं दे पाते हो। इजी है यार, इजी है, जल्दी किया करो थोड़ा। आप देखो दोस्तों, एक निश्चित यात्रा को तय करने में Q से P चालों का अनुपात दे रखा है। Q और P की चालों का अनुपात दे रखा है, टाइम का अनुपात हो जाएगा। अब देखो P है ना, जो P गंतव्य तक पहुंचने में Q से 30 मिनट अधिक समय लेता है, ले ही रहा है। 1 रेशो बराबर 30 मिनट। लो क्वेश्चन तो यही हो गया, यानी कि ये लेगा 90 मिनट, बस Q का ही तो पूछा गया है, तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 1.5 घंटे आपका राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। वर्सेटाइल तरीके से आंसर देते जाइए और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमॉन कमॉन कमॉन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइज। राम और अनिल एक स्थान ए से बी जो 120 किलोमीटर दूर है, एक राम है और एक अनिल है, एक स्थान है जो 120 किलोमीटर दूर है स्थित है, की ओर चलना शुरू करते हैं। राम की चाल अनिल की चाल से 4 किलोमीटर कम है, ठीक है। बी पर पहुंचने के बाद अनिल पुनः ए की ओर चलना शुरू करता है और राम से 24 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। अरे यार, इस क्वेश्चन से मतलब मैं कितनी आस कर रहा था ना कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा और अच्छा लगेगा। देखो, राम की चाल अनिल की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, होने दो होने दो। बी पर पहुंचने के बाद अनिल पुनः ए की ओर चलना शुरू कर देता है
तथा राम से 20 से 24 किलोमीटर दूर मिलता है। सुनिए, ऐसे है भाई, कहानी बहुत अच्छी है, जरा समझने की कोशिश करना, बढ़िया समझाऊंगा, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्योंकि वैसे समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो कोई और भी तरीके आते हैं, खैर, लेकिन कोशिश करना समझने की। ऐसी बात हुई, देखो 120 है, राम की चाल अनिल की चाल से 4 कम है, बी पर पहुंचने के बाद एक भी आप चलना लगता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए चला, यहां से ए चला, ए चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, ठीक है। यानी कि राम है ना, ए, अरे यार क्या कर रहा, पॉइंट मानो साहिल सर, तो पॉइंट मानो ना, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मैं अच्छे से बना देता हूं। राम और अनिल एक स्थान ए से बी जो कि 120 किलोमीटर की ओर चलना शुरू करते हैं। राम की चाल अनिल की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ए से बी जा रहे हैं ना, बी पर पहुंचने के बाद पुनः आता है अनिल, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहां से अनिल चल रहा है और यहां से राम चल रहा है। कहानी को समझिए जरा, कहानी क्या है, अनिल चलता गया, अनिल चलता गया, अनिल यहां पर भी पहुंच गया और यहां पर पहुंच के बी पर पहुंच के वापस भी आ रहा है, और बी पर पहुंच के वापस भी आ रहा है ना। बी पर पहुंचने के बाद अनिल पुनः ए की ओर चलना शुरू कर देता है तथा राम से बी से 24 किलोमीटर दूर पर मिलता है, यानी कि बी से 24 किलोमीटर, ओके, ठीक है। आप मुझे बताओ कि राम यहां से चला है और 24 किलोमीटर यहां मिला है, तो राम ने कितनी दूरी तय करी। तो कहने का मतलब समझने की बात है कि राम कितनी दूरी चलकर आया है, और टाइम वही है क्योंकि मिल रहे हैं ना, ये दोनों मीटिंग टाइम है। तो मैंने हमेशा कहा है आपसे कि कभी भी एक ही पाथ पर चलते हुए दो आदमी आपस में मिलते हैं तो घूमकर मिलते हैं हमेशा। एक ही स्थान से चलेंगे ना तो वो हमेशा घूमकर ही मिलेंगे, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो, क्योंकि इसकी स्पीड कम है ना, अनिल की चाल से 4 कम है, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अनिल ने कितनी ट्रेवलिंग की या फिर राम ने कितनी की। तो सर राम ने 120 में से 24 घटा दो, 96 दूरी तो राम ने तय की है, और अनिल ने 120 प्लस 24 144, तो अनिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 144, राम द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 96। तो एक चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर टाइम कांस्टेंट होता है, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा सर, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरी का अनुपात ही चाल के अनुपात के बराबर होता है। सर कैसे, आइए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस स्पीड के बराबर है, मजेदार चीज। तो यही चीज यहां पर आ गई भाई। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है 12 बार, 12 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1, और 1 बराबर 4 के है, यानी कि अनिल की स्पीड हो जाएगी 12 और राम की स्पीड हो जाएगी 8। मजा आ गया क्या, तो अनिल की 12 आएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, स्टार बना लीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो अब आपको एक चीज और क्लियर हो गई है ना, एक चीज और क्लियर हो गई आपको, बोले सर क्या क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया कि अगर एक ही स्थान से चलकर दो व्यक्ति मिलेंगे, एक ही स्थान से चलकर अगर दो व्यक्ति मिलेंगे तो क्या केस बनेगा, ये वाला, कि जो जो व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है ना वो घूमते वक्त मिलेगा उससे। चलिए फील करिए डियर, और ये सबसे बड़ी फीलिंग है कि आप अच्छा सीख रहे हो, ये आपको भी लग रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताएं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आइए, क्या बोला गया है कि मनोज और नवीन एक स्थान ए से बी तक जो 80 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना शुरू करते हैं। मनोज की चाल नवीन की चाल से 12 किलोमीटर कम है। बी पर पहुंचने के बाद पुनः वही सेम टाइप का है,
एक ही ओर चलना शुरू कर देता है, मनोज 20 से 20 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। अब आप डायरेक्टली कह सकते हो क्या, मनोज से 20 से 20, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मनोज नवीन एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, मनोज की चाल नवीन की चाल से कम है, तो नवीन पहले पहुंचेगा और नवीन लौट के आ रहा है, तो नवीन ज्यादा दूरी तय करेगा। तो नवीन द्वारा तय की गई दूरी डायरेक्टली बताओ और मनोज द्वारा तय की गई दूरी डायरेक्टली बताओ, क्योंकि हर बार नहीं बनाओगे पेपर में आप। तो सर देखो 80 तो ये रही और 20 ये रही, तो नवीन करेगा 100 और 160 में से 100 ये करेगा तो 60 ये, क्योंकि दो चक्कर होगा एक तरीके से, इधर जाना और इधर जाना, तो 200 कभी भी आप नवीन का निकाल लो तो इसका अपने आप पता लग जाएगा। तो ये दूरी का अनुपात है, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 3, तो स्पीड का अनुपात ये हो गया, और अंतर कितना आ रहा है, 2 अनुपात का, तो 2 अनुपात बराबर आपका 12 है, 1 बराबर 6 है, तो क्या पूछा गया है मनोज की, तो 6 18 और नवीन की 30। मजा आ गया क्या डियर, सच बताना अच्छा लगा आपको, तरीका अच्छा लगा। देखो आप फील कर सकते हो कि सर आपने ये डायरेक्टली कैसे लिखा 100 और 60। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कंसेप्ट इज पावर। आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि 120 किलोमीटर दूर स्थित है, हमेशा 2 चक्कर लगेंगे इस केस में, क्योंकि जो तेज चलने वाला होगा ना वो मिलते आते वक्त मिलेगा, क्योंकि एक चक्कर तो वो पहले ही कर चुका है, फिर लौटते वक्त तो डबल दूरी आ गई, तो जो भी टोटल दूरी होती है 240 होती है, तो 240 में से अगर 120 और 24, अनिल 144 तय कर रहा था तो 96 राम तय कर रहा था। सेम टाइप के क्वेश्चन में नवीन 80 तो एक तरफ हो गया और 20 यहां मिल रहा है, तो 100 अगर नवीन कर रहा है तो 160 टोटल है, तो बचा हुआ 60 ये करेगा। रेशो निकाल लिया, स्पीड का रेशो निकल गया, काम आ गया। ठीक है, मजा आ गया क्या, अच्छा लगा। अब ये भी कर सकते हो वैसे तो, ठीक है, चलो होमवर्क में कर लेना, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बढ़िया से लाइक कर दो यार जोरदार। तो 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में है, लेकिन ट्रेन के क्वेश्चन भी मैंने आज आपको दे दिए हैं। ये ट्रेन के क्वेश्चन है सारे, एक रेलगाड़ी की इतनी लंबाई है, इतनी चाल है, ये ट्रेन के क्वेश्चन भी आज आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, यही आपका टास्क है आज का। आप इसे कंप्लीट जरूर करिएगा होमवर्क के तौर पर। साथ के साथ आप रात को 8 बजे वाला जो सेगमेंट है कैच द मैथ, इसे देखना बिल्कुल भी ना भूले डियर। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो ये भारत का बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला है। 12,000 बच्चे इसको डेली देख रहे हैं, तो आप कहां सो रहे हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अनअकैडमी पर आइए और जुड़िए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, चुन चुन कर क्वेश्चन ला रहा हूं, ध्यान रखना। यानी कि पूरे दिन के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन में वहां पर मिलेंगे आपको, क्योंकि रात को 8 बजे तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं कुछ, तो दिमाग में सेट भी हो जाता है कि यार ये टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं इस सेट में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत हेल्पफुल है 8 बजे वाला। 3 बजे वाला क्यों लेना है सर, 3 बजे वाले में एडवांस मैथ कवर हो रही है जो तुम्हारी सबसे वीक है, तो भैया इसको कवर करवा रहा हूं। अब जो करेंगे वो नंबर लेकर आएंगे, जो नहीं करेंगे वो सो जाएंगे, यही होता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका और तरीका भी है, अगर आप डायरेक्टली अनअकैडमी पर जाते हैं तो आपसे एक कोड पूछेगा फ्री प्लान के लिए, हुए ये कोड फ्री प्लान के लिए, तो साहिल 10 ही लगा देना। किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देखने में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री प्लान में आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप क्विज भी दे सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये बात तो फ्री प्लान की हो गई। क्लास कैसे मिलेगी, एसएससी सेक्शन में मेरी क्लास मिलेगी आपको, स्पेशल क्लास में आपको जाना है। फिर उसके बाद आपको साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना है, ये साहिल खंडेलवाल जी आ जाएंगे। उसके बाद आपके लिए यहां पर स्पेशल क्लास में जाना है, स्क्रॉल करके यहां मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। कोई भी क्लास देखोगे, अगर आप नए यूजर हो तो इनवाइट कोड पूछेगा, साहिल 10 लगा देना, किसी भी टीचर के लगाओ, मेरे लगाओ, कहीं भी लगाओ, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो भी मेरे विद्यार्थी CHSL का फॉर्म भर चुके हैं, अभी एक्सटेंड कर दी है डेट, लेकिन मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है अपने टाइम पर। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है, वो मैं अभी से ही शुरू कर रहा हूं। आपको अगर अभी से ही पढ़ना है तो अभी से ही पढ़ना शुरू करना। लास्ट के 1 महीने में सर कोई ट्रिक दे दो ना सर, पेपर निकल जाए सर, वो काम मेरे से नहीं होगा भाई, क्योंकि 1 महीने में कोई सिलेक्शन दिलवा दे तो मेरी गारंटी है। मैं कोर्स करा सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको चेता सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो अभी से ही शुरू करो, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस मिलेंगी। अनअकैडमी पर मेरा कोर्स चालू हो चुका है, साहिल 10 कोड लगाकर आज ही जुड़ो। सारे नखरे छोड़ो, जॉब लग जाएगी, सेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरी चीजें मैं देने वाला हूं और साथ के साथ मेरा फाउंडेशन भी मिलेगा तुम्हें। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ो और अभी ज्वाइन करो। एक फायदा और है, मेरा फाउंडेशन बैच मिलेगा, ये
बहुत गाइड कर रहा हूं मैं वहां पर आपको, जुड़कर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे पढ़ना है आपको। ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर 12 महीने का कोर्स ले लेना, जिससे कि आप सीजीएल की तैयारी भी इसी फीस में कर लोगे, एक ही फीस में। साहिल 10 लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी पर। कैसे जुड़ना है मैं बता देता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ, एसएससी एग्जाम पर मेरे सारे कोर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स के कोर्स मिल जाएंगे एक ही फीस में। आपको यहां 12 और 24 महीने का चूज करके हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना, अप्लाई कर देना। ठीक है, ये देखो प्राइस भी बढ़ने वाली है इसलिए बोल रहा हूं, ये पक्का रिमाइंडर है। अनअकैडमी से हमने पूछा कि भाई ऐसे सही नहीं है कि भाई प्राइस बढ़ रही है तो कब बढ़ेगी ये बता दीजिए, तो उन्होंने कहा है कि भाई 31 तारीख तक बढ़ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि 31 तारीख का वेट क्यों करना, अभी से पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि मेरा अभी कल ही स्टार्ट हुआ है बैच, कल ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अरे CCHSL में एज लिमिट शायद 27-28 होती है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा, नए नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव तो नहीं आए। ठीक है, हाँ, प्राइस हाइक होने वाली है 31 दिसंबर से, और लेकिन मैं तो चाहता हूं अभी से आप जुड़ जाए, और सभी टीचर्स के क्लासेस, मॉक टेस्ट, कोर्स, बैच सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रहा है। और क्या जान लोगे क्या? थैंक यू सो मच, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। 12:30 बजे मिलते हैं आपसे। आप सभी का बहुत ही बढ़िया तरीके से आभार, आपने अगर लाइक किया है, अगर नहीं किया है तो करके जाइए, शेयर भी करिएगा दोस्तों तक। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय। 12:30 बजे मेरी PYQ की क्लास है, देखते हैं, मिलते हैं, चलिए।